हेलो एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमको फिजिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन करना है और हमको फिजिक्स के बारे में जानना है कि फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स को जानने से पहले सबसे पहले हमको साइंस को जानना होगा, बिकॉज ऑफ फिजिक्स इज अ साइंस। तो अगर साइंस की हम लोग बात करें, साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से मिलके बना हुआ है। साइंटिया से मिलके बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है टू नो, टू नो और नॉलेज। साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से मिलके बना होता है जिसका मीनिंग होता है टू नो, जानना, या नॉलेज, ज्ञान। तो साइंस इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है। अगर हम लोग बात करें फिजिक्स की तो पूरे साइंस को, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। साइंस को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है हमारा नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। सेकेंड इज फॉर्मल साइंस, फॉर्मल साइंस। एंड थर्ड इज सोशल साइंस, सोशल साइंस। अब नेचुरल साइंस को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। नेचुरल साइंस को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, फिजिक्स की हम लोग बात करें, व्हाट इज फिजिक्स। तो अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिका, फ्यूजिका से मिलके बना हुआ है। ग्रीक वर्ड फ्यूजिका से मिलके बना हुआ होता है जिसका मीनिंग होता है नेचर और नेचुरल थिंग्स। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग नेचर और नेचर से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं जो कि पूरे नेचर को गवर्न करते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो नेचर में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फोर्स वर्क करते हैं। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो कोई फोर्स वर्क करता होगा। कोई चार्ज बॉडी है किसी दूसरे चार्ज बॉडी के पास में जाती है तो उनके बीच भी फोर्स लगता है। यानी कि नेचर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस हमेशा वर्क करते रहते हैं। तो कितने टाइप के फोर्स होते हैं जनरली जो पूरे नेचर में वर्क करते हैं। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जो कि हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वर्क करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फंडामेंटल फोर्सेस बताने जा रहा हूँ कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं जिससे कि पूरा यूनिवर्स गवर्न होता है, पूरा नेचर गवर्न होता है। ओके, तो फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस। तो फोर फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं जो पूरे फिजिक्स को, पूरे नेचर को गवर्न करते हैं। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यही चार फोर्स होते हैं जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे इस ब्रह्मांड में किसी न किसी फॉर्म में वर्क करते रहते हैं। तो इन चारों फोर्सेस को वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर दो बॉडी हैं,
यहाँ पे दो बॉडी हैं जिनके मास m1 एंड m2 है और उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस r है, तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेयर जी इज ए कांस्टेंट, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, एंड जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग डिटेल में ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे, यहाँ पे मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मासेज ऑफ द बॉडी, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द मासेज ऑफ बॉडीज. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है? इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. थर्ड पॉइंट, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है. पाथ इंडिपेंडेंट. पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, एक्चुअल हाइट पे और उनके बीच के दूरी पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के. फोर्थ पॉइंट देखें, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स. लॉन्ग रेंज फोर्स. लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या हुआ कि काफी लंबे डिस्टेंस तक भी ये वर्क करता है. ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग इतनी बातें क्लियर हो गई हमें. लास्ट पॉइंट है वीकेस्ट फोर्स. वीकेस्ट फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स इन चारों फोर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है. गेटिंग माय पॉइंट. चलो अब दूसरा हम लोग देखते हैं. सेकेंड फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में अब दो तरीके का फोर्स होता है. एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में रहेगा उस कंडीशन में लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज या ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स एक ही सिक्के के दो पहलू है. जैसे एक सिक्के में हेड और टेल होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दो हेड और टेल की तरह बिहेव करते हैं. ये दोनों सेपरेट नहीं है. जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी बन सकता है अगर चार्ज की मूविंग कंडीशन आ जाती है तब. और जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डेवलप हो सकता है. यानी कि ये दोनों सेपरेट नहीं है, एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है. अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगर दो चार्ज हैं, देखो यहाँ पे अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और बीच का सेपरेशन डिस्टेंस r है, तो इनके बीच भी लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है. यानी कि ये भी इट ऑल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. अब देखो इसमें क्या था कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता था, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मास इंडिपेंडेंट होता है. तो डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज पे डिपेंड करता है. ओके. थर्ड पॉइंट, इट इज आल्सो
कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, अगर एक प्रोटॉन यहाँ पे है और एक दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे है, यानी कि ये प्रोटॉन है और ये दूसरा प्रोटॉन है, तो इनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। यानी कि Fg रेशियो Fe, यह रेशियो कितना होता है 1:10⁻36। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब हम लोग थर्ड फोर्स की बात करते हैं जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। थर्ड, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। देखो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, यह केवल न्यूक्लियस के अंदर ही वर्क करता है। इट वर्क्स ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस, यह न्यूक्लियस के अंदर ही वर्क करता है। यानी कि एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक साइज में, जो एटम की साइज होता है उसी रेंज में यह वर्क करता है। ओके। और देखो ये भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है अभी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स। चलो दूसरा इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है यह चार्ज के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज के नेचर पर नहीं डिपेंड करता है। जैसे कि क्यों नहीं डिपेंड करता है, इसको क्लियरली समझने की कोशिश करो। जैसे कि हम लोग देखते हैं किसी भी एटम में इसका सेंट्रल पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो अब देखो प्रोटॉन के बीच क्या होता है, चार्ज होता है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। अब रिपल्सन फोर्स वर्क करता है तो न्यूक्लियस को ब्रेक करके बाहर निकल जाना चाहिए था, बट फिर भी न्यूक्लियस क्या है, सॉलिड रिजिड बना रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन के बीच क्या वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करने के कारण ही न्यूक्लियस हमारा स्टेबल होता है। वैसे ही अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हम लोग बात करें तो प्रोटॉन पे तो चार्ज होता है बट न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, बट फिर भी दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिसके कारण कि हमारा न्यूक्लियस स्टेबल बना हुआ रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो न्यूक्लियस फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स होता है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। कैसा होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या हुआ कि यह बहुत ही छोटे लेवल पे वर्क करता है, एटॉमिक साइज पे वर्क करता है। यानी कि एटम की साइज कितनी होती है, ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर रेंज का होता है। तो इसको बोलते हैं 1 फर्मी भी बोलते हैं। तो फर्मी लेवल पर ही वर्क करता है। अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क नहीं करेगा। अब देखो किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, इसके चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, बट प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच क्या करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत ही स्मॉल रेंज के लिए वर्क करता है, 10⁻⁻15 मीटर। अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ये है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। वीक
न्यूक्लियर फोर्स। देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे होता है, जहाँ पर कि किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का डीके होता है। ठीक है, जब किसी मॉलिक्यूल या एटम का, पार्टिकल का डीके होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। जैसे कि बीटा डीके ऑफ एन एटम, जब किसी एटम का बीटा डीके होता है तो बीटा डीके के दौरान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है जो कि अनचार्ज होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जो पार्टिकल्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में जो फोर्स वर्क करता है, ये होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये भी लेस स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से लेस होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रांग होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है, और ये वर्क कब करता है, जब दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस 10⁻⁻16 मीटर या इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में क्या करता है, ये हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। तो इस तरीके से यही 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेज हैं जो कि पूरे यूनिवर्स में वर्क करते हैं, और इन्हीं के कारण सारा एक्टिविटी होता है। अब देखो, अगर एक कंपैरेटिव स्टडी अगर हम लोग बात करें, चारों के बारे में हम लोग देखें कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सबसे वीक कौन होता है, तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, Fw वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड Fe इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड Fs स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इस चारों में रिलेशन क्या होता है, रेशियो क्या होता है, 1:10⁻25 रेशियो, 10⁻36 रेशियो, 10⁻38। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सेकेंड स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे नेचर में फोर्स वर्क करते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो इस तरीके से हमारे नेचर में फोर्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।